अनलॉक के दौरान रिहायशी इलाकों में लोग करवा सकते हैं काम। ईस्ट एमसीडी ने साफ की तस्वीर, लोगों को था भ्रम। कोरोना के नियमों के साथ घर निर्माण कर सकते हैं। कोरोना काल के दौरान महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीजों के रेट्स बढ़े, लोगों के घरों का बजट बिगड़ा, पैसे कमाने के जरिए हुए बंद। दिल्ली सरकार ने शराब ऑनलाइन बेचने को दी मंजूरी, घर पर मंगा सकते हैं शराब। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने दी इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया। पूर्वी दिल्ली में डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा, मनाया ब्लैक डे। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स ने किया काम। और पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट से जनता नाराज। लोगों ने जेब का बोझ बढ़ने वाली की बात कही। पहले से ही काम धंधे हैं बंद, सरकार बढ़ रहे रेट्स पर लगाए अंकुश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में अनलॉक 31 मई से हो गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत मिली है। कंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों को कई भ्रम है, कई सोसाइटी और आरडब्ल्यू को लेकर भ्रम स्थिति में है। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि पूर्व दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कोरोना नियम के साथ कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जिस तरह से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, उसमें कल 1 तारीख से जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों को इजाज़त दी गई है, तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी अपने जो कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए थे उनको टेकअप किया है। और उसके नाते हमने अपने जो ये सुनिश्चित किया है जो हमारे कंस्ट्रक्शन से काम, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे जो रुके हुए हैं, उनको हम शुरू करें। और इसके लिए जो क्षेत्रवासी हैं, जो लोग रिहायशी अपना लोग मकान का कंस्ट्रक्शन बना रहे थे, पहले से लगातार जो अपना नक्शे से मकान बना रहे थे बाकायदा ड्यू परमिशन लेकर के, उन सबको भी हमारी तरफ से कोई मना नहीं है किसी भी प्रकार का। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हुए वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कराएं। और साथ में हमने अपना कल हाई लेवल मीटिंग करी थी, कल हमने कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स के साथ में, उसमें हमने मैटर्स अपने कल लिए हैं जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन के, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे को आगे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी माननीय उपराज्यपाल जी के आदेश आएगा, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। दिल्ली सरकार ने शराब ऑनलाइन बेचने पर L13 लाइसेंसों को मंजूरी दे दी है। अब ऑनलाइन पॉकेट और ऐप के माध्यम से घर पर ही शराब मंगा सकते हैं। लोगों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि इससे फायदे होंगे तो कईयों को नुकसान भी है। पूर्वी दिल्ली की आवाम ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। आपको रेवेन्यू चाहिए तो आज शराब को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। क्या पिछले 1 महीने पहले जब लॉकडाउन आपने लगाया था और दिल्ली की जनता से आपने वादा किया था कि मैं आपको राशन दूंगा, जो राशन आज तक आप नहीं दे पाए हैं, उस स्कीम में आप फेल हो चुके हैं। कल 31 तारीख को आपने अपना जो पोर्टल होता है जिस पे जाकर जहाँ से जनता को राशन मिलना चाहिए था, जनता संवाद, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है और आपको सिर्फ अपने रेवेन्यू की पड़ी है। दिल्ली की जनता आज पिछले महीने इलाज ना मिलने की वजह से मरी थी और हमें लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता राशन के बिना बनने को तैयार है। अरे पिछले महीने से मिल रही है ऑनलाइन। वो कह रहे पेटीएम कर दो, पहले पता चले पेटीएम कर दिया, वो कह रहे 3 बोतल की डिलीवरी है और पेटीएम करने के बाद पैसे नहीं मिले तो कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जी जिम्मेदार है। ये लिख के देते रिटर्न में, तो अभी ऑनलाइन मंगा लेते हैं। कब तक ऑनलाइन? एक तो मोदी जी ने फंसा रखा ऑनलाइन में, अब केजरीवाल जी भी लाइन में लगा रहे हैं। नहीं, देखो आजकल जमाना ही ऑनलाइन का है, तो उस हिसाब से केजरीवाल जी ने जो सुविधा करी है उसके हिसाब से तो लोगों को फायदा ही होगा। अब वो एक अलग बात है कि उसके लिए चार्जेस क्या होंगे,
उसके लिए चार्जेस क्या होंगे वो देखना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन की सुविधा करी है, अच्छी है, बशर्ते पोर्टल ठीक ठाक चले और जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ऑनलाइन सुविधा लेंगे। उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी जो लोग ऑनलाइन कर नहीं पाते अभी भी। नहीं, ऑनलाइन की सुविधा तो बहुत अच्छी करी है गवर्नमेंट ने, लेकिन हर इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है और जो अपने कहाँ से लाएगा वो तो ले नहीं पाएगा जी। ऑनलाइन करना नहीं आता, वहाँ मिलेगी नहीं, तो पीने वाला तो बेरोजगारी समझो, उसको कहाँ से पीने के लिए मिलेगी। और भैया ऑनलाइन के साथ साथ दुकान भी खोल दो तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी। कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं। महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। खाने पीने से लेकर जरूरत का हर सामान महंगा हो गया। लोगों को घर चलाने में परेशानी हो रही है। पूर्वी दिल्ली के आवाम ने ज्यादा महंगाई होने पर चिंता जाहिर की है। देखिए, अगर महंगाई की बात करूं तो एक गृहिणी होने के नाते अपने जब किचन का बजट देखती हूं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग डबल के लगभग पड़ रहा है। और डेली यूज़ की चीज़ों में, सभी चीज़ों में वृद्धि हुई है, चाहे वो दाल हो, आटा हो, चावल हो, यहाँ तक कि सरसों का तेल जो कि हम डेली यूज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं, सब्जियां बनाने में चाहिए होता है। सरसों का तेल है, रिफाइंड है, देसी घी है। तो सरसों का तेल ही अगर हम लें तो 1 मई को जो उसकी कीमत थी वो 130 रुपये के लगभग 130 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से थी, और जो कि 200 रुपये आज 70 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हुई, 200 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। और ऐसे ही अगर आप फ्रूट लें, कोरोना का वक्त था और ये टाइम चल भी रहा है, लोगों को फ्रूट की बहुत ज़रूरत थी और बहुत ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि जो कहते हैं वो हमने झेली है और लगातार हम झेल भी रहे हैं। सरकार को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि वो महंगाई को रोक ही नहीं पा रही है। महंगाई से घर पे बहुत फ़र्क पड़ा, हम तो कुछ खा भी नहीं सकते। सब्जियां हैं, हम तो सब्जी खाते हैं, बस सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, हम सब्जी भी नहीं खरीद सकते। काम धंधा वो हमारा कोरोना से सारा बंद है। बताओ क्या खाएं क्या पिए। ना तो कमाई हो रही है और खर्चा अलग से हो रहा है। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और बच्चों की फरमाइशें भी रहती हैं रोज़, मम्मी ये खाना, मम्मी वो खाना। तो हम लोग भी कहाँ सोचते हैं कि मतलब घर में कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं बिल्कुल, और घर से भी कहाँ तक निकाल के खाएंगे। मीडियम क्लास तो बिल्कुल ही पिस गया है इसमें, और कमाई है नहीं, बिल्कुल काज बिल्कुल ठप पड़े हैं सबके, तो पैसा कहाँ से आएगा। महंगाई को देखते हुए देखो कहाँ से कहाँ तेल कितना था कितना पहुँच गया। सब्जी जो 10 रुपये 20 रुपये किलो आती थी अब 40-60 रुपये किलो हो रही है। इस महंगाई ने तो इस साल हमारी कमर ही तोड़ दी है। क्या चीज़ सस्ती है, सब्जी क्या, दवाई क्या, पेट्रोल, सिलेंडर, हम जैसे मध्यम वर्ग का रहना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेट्स लगातार आसमान को छू रहे हैं। सीसीएन के रिपोर्टर ने बढ़ रहे रेट्स को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से बुरा हाल है। पेट्रोल और डीजल के बड़े रेट्स जेब पर भारी पड़ रहे हैं। कमाई धंधे हैं नहीं, ज्यादा खर्च कहां से उठाएंगे। सरकार को बढ़ रहे रेट्स पर अंकुश लगाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो पिछले कई दिनों से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज आप देख सकते हो कि यहाँ पर आज का जो तेल का दाम है वो 94.55 पैसे हो चुका है। अगर दूसरी तरफ डीजल की बात करें तो डीजल के जो दाम है 85.44 पैसे हो चुके हैं। जी हाँ, जितना महंगा हो गया है अब ये तो वैसा ही है ना कि अगर 20 रुपये टमाटर है तो आदमी ज़्यादा खाएगा, 40 होगा तो उस हिसाब से कम खाएगा ना। उसी तरह पेट्रोल का है तो पेट्रोल के प्राइस हाई हो गए हैं तो उसी तरह डिमांड भी कम होगी। 100%, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं, सब प्राइवेट हो गया है। तो अब ये 100% ये देखेगा 100 से ऊपर जाएगा दिल्ली में। सर बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें। अब ये तो ज़रूरी है, काम धंधा इससे ही हमारा सारा, गाड़ी से रोज आना जाना इससे ही हमारा, क्या करें। लेकिन बढ़ रही है, डलवाना तो पड़ेगा। सर बिल्कुल पहुँच जाएगा, जब इतने से इतने तक आ गया, आगे और बढ़ेगा। घटने की तो उम्मीद कोई लगी नहीं रही। पहले कहाँ 75-80 था, अब ज़्यादा दिक्कत होती है। सेम अब जब व्हीकल अपना चल रहा तो डलवाना तो पड़ेगा ही, चाहे जितना भी हो जाए। दिल्ली सर ये कहना चाहता हूँ 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, नारा था पेट्रोल घटाओ, महंगाई घटाओ, बीजेपी लाओ। पेट्रोल डलवाता हूँ, डलवाते ही ख़त्म हो जाता है। घर से आया हूँ 90 रुपये का पेट्रोल डल गया, मैं क्या कमाऊँगा क्या करूँगा।
जिस प्रकार से लोगों से हमने बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो रोज़ाना बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। पहले वो 1 लीटर जो पेट्रोल है वो 70 से 80 रुपये तक का भराते थे और वही अब जो पेट्रोल उनको 94 रुपये तक भरवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होनी है और वो यही चाहते हैं कि सरकार को इस तरफ नज़र देनी चाहिए और ये जो पेट्रोल के दाम हैं उनको कम करना चाहिए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को टैबलेट देगा। कोरोना काल के दौरान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। काफ़ी बच्चों पर टैबलेट ना होने का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, ईस्ट MCD ने गूगल मीट से 10 जून से पढ़ाई करने का आदेश भी दिया है। अभी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक आदेश निकाला कि आगामी 10 जून से जब ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चे विद्यालय खुलेंगे और बच्चों को वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, उस समय जो टीचर्स हैं वो अपने विद्यालयों से सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट के द्वारा देंगे। ऐसा संभव हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत ही गरीब तबके के होते हैं और उनके घरों में एक मोबाइल फ़ोन भी स्मार्टफोन के रूप में होता है, बाकी सारे बेसिक फ़ोन होते हैं। और वो स्मार्टफोन जिसके पास होता है वो ज़्यादातर उनके बच्चों के जो है माता पिता होते हैं जो नौकरी पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्मार्टफोन बच्चों के पास घर में नहीं रह पाता, नहीं रह सकते के कारण भी वो क्लासेस करने में असमर्थ हो जाए। और ऐसा होने पर बच्चों की जो पढ़ाई है, जो ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स देंगे, वो बाधित होगी और बच्चों को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो मैं अपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी से वरिष्ठ अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर ये ऑनलाइन क्लासेस करानी है तो पहले टैबलेट या स्मार्टफोन दें और उसके साथ ही मिनिमम बेस जो रिचार्ज का कूपन होता है वो भी उपलब्ध कराएं। प्रति माह उपलब्ध कराने पर वो उसको रिचार्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस आसानी से ले सकते हैं। हमने 2021-22 के बजट में 4वीं और 5वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए बजट रखा है। हमारा उद्देश्य है कि सभी बच्चों को, जिनके पास चाहे मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, लेकिन सभी बच्चों को टैबलेट फ़ोन 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को दिया जाए, जिससे बच्चों को और ठीक तरीके से शिक्षा मिल सके। कोरोना काल में भी और बिना कोरोना काल में भी यह टैबलेट बच्चों के बहुत काम आएगा। हम बजट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली सरकार से बजट मिले या निगम का अपना बजट हो, हम प्रयासरत हैं कि शीघ्र से शीघ्र 4वीं और 5वीं क्लास के सभी बच्चों को टैबलेट फ़ोन दिया जाए। 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को टैबलेट दिया जाए और उनकी शिक्षा अच्छी से अच्छी हो सके। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा समिति के में जो बजट पास हुआ था इस साल का वित्तीय वर्ष का, उसमें ऑलरेडी टैबलेट के लिए प्रावधान रखा गया है और उसके थ्रू जल्दी से जल्दी टैबलेट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को दिए जाएं। इस जो वित्तीय वर्ष है और जो नया सेशन बच्चों का 10 जून से शुरू हो रहा है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी टैबलेट बच्चों को मिले। बाबा रामदेव और डॉक्टर्स के बीच में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा के दिए गए बयान पर डॉक्टर्स काफी नाराज हैं। डॉक्टर ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध किया और ब्लैक टी मनाया। डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। उनका बयान एलोपैथी और डॉक्टर्स को गलत बताया गया था, ये कहा था उन्होंने। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने अपने ओपीडी में मरीजों को देखा है। इस प्रकार का बयान देना कि ये स्टूपिड साइंस है और डॉक्टर्स उतना अपनी जान नहीं बचा पाए तो दूसरों की क्या बचाएंगे, या फिर ये कह देना कि जो ये दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ तो लोगों को मार रही हैं, तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज गया। गलत मैसेज ये गया कि जब कोई इतना बड़ा व्यक्ति ये कहता है कि दवाइयाँ बेकार हैं, डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, और इस प्रकार से मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है जिसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको धक्का लगा। प्रोटेस्ट दिवस के रूप में रखा है जिसमें कि काला बैज लगा के काम करने का, ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ विरोध, एक प्रतिभात्मक विरोध है हमारा। जो डॉक्टर्स इतनी मेहनत से पिछले 1.25 साल 1.5 साल से 15 से 16 महीने हो गए कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही नई बीमारी है। इसमें किसी एक
व्यक्ति की अगर स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी हद तक हम मानते हैं जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर उसकी ऐसी स्टेटमेंट आती है जिससे कि डीमोटिवेशन फील हो, जिससे कि हमें कहीं आघात महसूस हो कि यार हम इतना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक अंधेरी गुफा में हम चले जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितनों को हम बचा सकते बचाएं। उस दौरान में अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं है। ऐसे में अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो डेफिनेटली दिल दुखता है। तो ये एक दुखद दिल की जो व्यथा है उसको बताने के लिए एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है। उसके अलावा जो है, ब्लैक डे का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, पूरी तरह से हम काम कर रहे हैं। आज मैं अपनी ओपीडी में ही हूँ, पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनको तसल्ली से देख रहे हैं, लेकिन एक किसी व्यक्तिगत स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर किसी को डीमोटिवेशन दी जाए तो वो गलत है। ये दिखाने के लिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है। दूसरा, एक मैं अपने आप में ये कहना चाहूँगा कि जैसे वैक्सीन को लेके उन्होंने जो कंट्रोवर्सी कर दी है वो चीज़ अच्छी नहीं है। आज लोग वैसे ही डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड भी है, उसमें अगर आप कंफ्यूजन और बढ़ाते हो तो ये देश के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। चीन ने अब 2 की बजाय 3 बच्चों की इजाजत दे दी है। 2015 तक वहां सिर्फ 1 बच्चे की नीति थी। क्या भारत को भी 1 या 2 बच्चों का नियम बनाना चाहिए? इस पर सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। एक तो जनसंख्या कानून लागू होता है और दूसरा नियमों पे लागू होता है। जब दूसरी कंट्रियाँ कानून ला सकती हैं तो भारत में क्यों नहीं ला सकती? भारत के प्रधानमंत्री को इस कानून को देखते हुए तुरंत पास करना चाहिए। जब अदर कंट्रियाँ भी एक नियम लाती हैं तो भारत की कंट्री क्यों नहीं? भारत के इस कानून के पीछे रहती है। भारत को बल्कि और आगे बढ़ना चाहिए। इस कानून को जल्द से जल्द लागू कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, मैं तो कहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, इस कानून पे तुरंत कार्रवाई कर राष्ट्रपति से मोहर लगाकर इसे पास करना चाहिए। जब दूसरी कंट्री कर सकती है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? जैसे सरकार ने अभी रिसेंटली लॉज बनाए हैं, मेरी उनसे करबद्ध निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई लॉ आगे लाया जाए जो कि न केवल अर्बन पॉपुलेशन के लिए बल्कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी सेम हो, जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर से और बेहतर बना पाएं। देखिए, जिस तरह चाइना ने अपने देश के अंदर 1 बच्चे का कानून बनाकर बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल किया था, आज भारत सरकार को भी ज़रूरत है कि वो अपने देश के अंदर 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करने का कानून बना दे कि जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। कल चीन में एक कानून लागू किया गया। उस कानून को देखते हुए भारत में भी मुझे लगता है कि एक ऐसा कानून लागू किया जाए जिससे कि सिर्फ 2 बच्चों की अनुमति दी जाए और वो बच्चों पर हाई एजुकेशन और हर तरह की जो फैसिलिटीज सरकार दे रही है उन्हीं बच्चों तक पहुँचे और जो अधिक जनसंख्या जो हमारी उच्च दर है वो एक निम्न स्तर पर जा सके। चीन ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर 2015 तक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो सका। मैं इसी तरह का कानून अपने देश की सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह का कानून कोई भारत में भी लाया जाए जिससे बच्चों को मिलने वाली शिक्षा पद्धति, चिकित्सक सेवाएं, उनके लिए मिलने वाली आवश्यक वस्तुएं उन तक पहुंचाई जा सके, उचित दर से उन तक पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री जी इस विषय में कृपया ध्यान देकर भारत में भी कोई इस तरह का कानून लाए जिसमें आप 2 बच्चे कर सकते हैं। देखिए, घर में आजकल इतनी महंगाई के समय है, जो अगर 2 बच्चे हैं, किसी का पढ़ने में दिन में पढ़ाई से बच्चा कुछ अपने आगे फ्यूचर में देखेगा, उसकी फैमिली आगे उस पर तरक्की पे रहेगी। चलो मेरे घर में कोई ऐसा मेंबर है जो कि 2 से 3 बच्चे में से 1 बच्चा पढ़ाई में आगे हो गया। जरूरी नहीं कि सभी का बच्चे पढ़कर आगे निकल ही सके। फिर ऐसे ही घरों में गरीबी की वो रहती है, बच्चे तंगी में जीते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।